प्रिय बालकों, पूर्व वर्ग में हम लोगों ने भाषा, बोली आदि पर विचार किया, जिन पर कुछ प्रश्न रखे गए जिसे आप लोगों को हल करने के लिए कहा गया था। आपने किया होगा, संपर्क नहीं हुआ। मैं अब उन प्रश्नों को जरा लेता हूँ। प्रथम प्रश्न है, भाषा के अर्थ तथा उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। भाषा शब्द बना कैसे? भाषा का अर्थ होता है भाष, बोलना। तो हमारे अंतर के भावों को समाज में व्यक्त करने के लिए सामाजिक प्राणी होने के कारण जिस माध्यम की आवश्यकता हुई उसे भाषा कहा गया। भाषा का अर्थ ही बोलना होता है। मनोभावों को दूसरे पर व्यक्त करने के लिए जिन उपायों का प्रयोग किया जाता है वह भाषा हो गया। सीधी सी बात है, हमारे हृदय में कोई बात आई, दूसरे को समझाना है, जिस तरह से समझा दे, इशारों से बोल करके। बोलने का गुण प्रकृति में सभी प्रकार के जीवों को है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और भाष शब्द, भाष धातु से भाषा बना है, जिसका अर्थ ही बोलना होता है। इसीलिए अपने अंतर के भावों को प्रकट करने के लिए जिन विधाओं की आवश्यकता हुई उसे भाषा कहा गया। सामान्यतः भाषा मुंह से बोले हुए बात को ही कहते हैं, लेकिन संकेतों का भी उनमें उपयोग किया जाता है। दूसरा है, मनुष्य के जीवन में भाषा का क्या महत्व है? अभी बात हो रही थी भाषा का महत्व। मनोभावों को व्यक्त करना, मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। सभी भावों को पूर्णतः अभिव्यक्ति नहीं भी मिल पाती है, लेकिन उन भावों को दूसरे के प्रति व्यक्त करना, जिससे हमारे अंतर की बातों को कोई समझ जाए, यह कार्य भाषा का है। इसलिए भाषा का महत्व तो जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य जीवन जीता है समाज में, तो समाज से संपर्क के लिए भाषा अति महत्वपूर्ण है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक वह भाषा है जिसको मुंह से बोल करके हम लोग आसानी से एक दूसरे पर प्रकट करते हैं और उसे सुनकर समझा जाता है, हृदयंगम किया जाता है। जबकि लिखित भाषा में भाषा को विभिन्न संकेतों, वर्णों के द्वारा लिखकर दूसरे पर व्यक्त किया जाता है और दूसरा प्राणी को सुनकर समझता है या पढ़कर समझता है। तो दो तरह का हुआ, एक है बोल करके व्यक्त किया जाएगा जिसको सुन के समझा जाएगा वो, और दूसरा है लिख करके जो व्यक्त किया जाता है और उसको पढ़ कर समझा जाता है। यही दो रूप भाषा का है। अब है सब लिख करके और बोल करके, या बोल करके या लिख करके जो भाषा का प्रकटीकरण होता है, उसका दोनों में भिन्नता क्या है? तो बोल करके जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह अति विस्तृत है, सरल है। उसको व्यक्त करने के लिए, बोल कर व्यक्त करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यापक बहुत है। पढ़े लिखे लोग, निरक्षर लोग, समाज में रहने वाले लोग सब उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें स्थायी तो नहीं होता है। कहा गया है, लिखतंग के आगे बकतंग क्या। जो लिख करके व्यक्त किया गया उसके जोड़ में बोल करके व्यक्त किया हुआ नहीं है, स्थायी नहीं होता है। अभी आपने जो बोलकर व्यक्त किया, क्षण भर बाद ही उसका रूप बदल जाएगा, वह स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन विस्तृत है। हर व्यक्ति, हर प्राणी भाषा के द्वारा बोल करके
भाषा को व्यक्त कर सकता है और सुन करके आदमी समझ सकता। आदमी ही नहीं, वे जीव जिनका साहित्य नहीं होता है, जिनका कोई लेख नहीं होता है, पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बोलकर एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। लेकिन दूसरा रूप है लिखित, जो विभिन्न वर्णों, चिन्हों और अन्य ढंग से व्यक्त की जाती है मनोभावों की बात। वह भाषा जो है वह स्थायी होती है, वह लिखित होती है, उसका अपना साहित्य होता है और वह सीखने में और व्यक्त करने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सब आदमी या सब जीव साहित्य नहीं बना सकता है भाषा का, सभी लिख करके व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और जो आपने व्यक्त किया, सभी भाषा के सभी स्वरूप अस्थायी नहीं होते। लिखित स्वरूप जो है, जो पढ़ करके समझा जाता है, वह स्थायी होता है। अब बोली किसे कहते हैं? बेप्रयास मन में आए हुए भावों को भाषा के द्वारा मौखिक रूप से जो अनायास प्रकटीकरण कर दिया जाता है, वह बोली है। उसका कोई नियम कानून नहीं होता है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में कम से कम 600 भाषाएं बोली जाती हैं और हर 2 फर्लांग के बाद बोली बदल जाती है। इसका कोई स्थायी तो नहीं होता। ऐसे बोली में है अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा, मगही, ये सब बोली है। लिपि वैसे भी है। लिपि कहते हैं जो जिस किसी लिखित भाषा को जिन रूपों संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वे संकेत लिपि कहलाते हैं। जैसे हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये भी। लेकिन उर्दू को हम फारसी में लिखते हैं। उर्दू की लिपि फारसी है। अधिकतर यूरोपियन देशों की भाषाएं जो है वह रोमन लिपि में व्यक्त की जाती है, वो लिपि हुआ। अब व्याकरण किसे कहते हैं? ये तो बड़ी जरूरी बात है भाई। भाषा के संविधान को व्याकरण कहेंगे। भाषा के संविधान को हम व्याकरण कहेंगे। कोई लिखित भाषा किस या मौखिक भाषा किस रूप में सर्वमान्य ढंग से व्यक्त की जाएगी, जिस नियम को सभी मान्य करें, शुद्ध बोलने, लिखने और समझने के लिए जो विधान बनाया गया है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा का बुझिए संविधान है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराने के साथ उसकी एक रूपता बनाए रखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और समझने के लिए एक रूपता के साथ उपयोग करते हैं। व्याकरण और भाषा में क्या संबंध है? व्याकरण भाषा का संविधान है। भाषा को किस प्रकार शुद्ध रूप में सर्वमान्य सबको जो मान्य हो। वैसे तो बोली अपने अपने ढंग से सब बोल लेते हैं, उसमें भिन्नता होती है। लेकिन भाषा जब व्याकरण के अधीन आ जाता है तो किस तरह बोला जाएगा, किस तरह लिखा जाएगा, किसी तरह समझा जाएगा और कैसे संपूर्ण अभिव्यक्ति सब लोगों को मान्य रूप से समझा सकते हैं, वह व्याकरण का काम है। व्याकरण का काम ही है भाषा को परिमार्जित, नियमित, अनुशासित और सर्वमान्य बनाना। व्याकरण की क्या उपयोगिता है, ये बात समझ गए आप। व्याकरण का काम ही है, उपयोग ही है कि सर्वमान्य सब मान ले, उसको सही ढंग से बोलना जान जाए आदमी। तो भाषा को स्थायित्व
अनुशासित, सुललित और सर्वमान्य कर देना व्याकरण का उपयोग है। अब देखते हैं, कुछ है लिपि और शब्द अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कन्नड़, कन्नड़ लिपि है किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। तमिल की, तमिल लिपि के लिए रोमन भाषा में उपयोग होता है। पंजाबी के लिए लिपि का उपयोग होता है, उसे गुरुमुखी कहते हैं। बांग्ला के लिए लिपि भी बांग्ला है। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी आदि में उपयोग की जाती है। मलयालम की भाषा लिपि मलयालम, भाषा भी मलयालम है। चीनी चित्रलिपि है, चीनी कहते हैं उसको, लिपि को भी चीनी ही कहा जाता है। फारसी संस्कृत और अरबी भाषा के लिए उपयोग की जाती है फारसी लिपि। संस्कृत देवनागरी लिपि में, अरबी फारसी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में। ये प्रश्न हो गए। और कुछ प्रश्न हैं